कि आपको बाय लॉ जितना भी प्रोविजंस दिया गया है, एक्ट में ऑलरेडी डिफाइन किया हुआ है, उसका अगर आप बेनिफिट उठा रहा है, जैसे क्या है, आपको सैलरी में रेम्यूनरेशन मिल रहा है आपको एवरी मंथ, और आपको पता है कि अगर मुझे डिडक्शंस का बेनिफिट ले पाता है हम, तब मुझे कम इनकम में टैक्स देना पड़ेगा। यहाँ पे अगर मेरा इनकम 5 लाख रुपया है और डिडक्शन अगर हम कहीं पे लगा देता है ये पैसा, एज पर कौन बोल रहा है, एज पर इनकम टैक्स लगा देता है, तो मुझे कितना में देना पड़ेगा, 3.5 में टैक्स देना पड़ेगा। तो हम क्या चाहेगा कि 5 लाख में टैक्स दे या 3.5 में टैक्स दे? 3.5 में टैक्स देना चाहेगा। कोई तो इंसान ऐसा है नहीं कि जो 5 लाख में टैक्स देना पसंद करेगा। तो ठीक है, तो जिसको प्रोविजंस का हेल्प लेके वो अपना टैक्स कमाना चाहता है, उसे बोला जाता है टैक्स प्लानिंग। कि हमने प्रोविजंस को स्टडी किया है, स्टडी करने का बाद में हमने उसका बेनिफिट उठाया। कैसे उठाया? कि हमने कम में टैक्स दिया है। टैक्स प्लानिंग करने का साथ में यहाँ पे जब भी मैंने पैसा इन्वेस्ट किया है, जैसे मैंने कहाँ पे लगा दिया, LIC का पॉलिसी किया है, मैंने मेडिकल बेनिफिट का मेडिकल इंश्योरेंस लिया है, हेल्थ इंश्योरेंस लिया है, ये सब चीज़ में जब पैसा जब मैंने लगाया है, उसमें क्या हो गया, मेरा एक तो फ्यूचर लाइफ मेरा क्या हो गया, सिक्योर्ड हो गया, और बाद में मेरा टैक्स प्लानिंग में भी फायदा आ गया, टैक्स मुझे कम देना पड़ा। टैक्स अवॉइडेंस बोलता है कि आप चालाकी किया है। टैक्स क्या क्या है? चालाकी किया है। आपको पता है कि इस प्रोविजन में लूप होल है। लूप होल है मतलब क्या है? आपको बोला है कि एग्रीकल्चरल लैंड में आपको एग्रीकल्चरल जो भी इनकम आता है उसका ऊपर क्या होता है, इनकम टैक्स नहीं लगता है। आपका पास बहुत पैसा था, आपका पास 50 लाख का टैक्सेबल इनकम आ रहा था, वो आपको अभी क्या मानना है, 50 लाख का टैक्सेबल इनकम आ रहा था। तो अभी हमने क्या कर दिया, मैंने देखा कि अरे हम टैक्स प्लानिंग करने का बाद में भी मुझे टैक्स लाइबिलिटी निकल रहा है, पेमेंट निकल रहा है। तो अब हम क्या किया कि हम बोला कि इस जो पैसा मिल रहा है 50 लाख, उसको अगर हम एग्रीकल्चरल इनकम बोल के दिखा देता है, तब तो मुझे टैक्स देना नहीं पड़ा। तो वो क्या है, टैक्स इवेजन किया है आपने, टैक्स इवेट किया है, टैक्स देने से बच के निकल गया है, तो उसे बोलता है टैक्स इवेजन। टैक्स इवेजन पर्पसफुली वो लॉ फुल नहीं हो सकता है, या उसको इलीगल भी नहीं बोल पाता है। वो आपका क्या है, लॉ का लूप होल को यूज करके, लॉ का लूप होल को यूज करके, लॉ में तो आपको बोल के दिया है कि आपको ये फॉलो करना है, आपको सोचना है कि अगर हम ये फॉलो नहीं करता है तो हम इससे बच सकता है कि नहीं। आप इसको अगर फॉलो नहीं करके आपने टैक्स पेमेंट नहीं दिया है, तो उसे बोला जाता है टैक्स इवेजन। टैक्स लगने से आप बच गया है। और टैक्स एवॉइडेंस, आपका 50 लाख का इनकम है और आपने गलत वलत इंफॉर्मेशन दे के डिडक्शन ज्यादा ले लिया है और टैक्स एवॉइड कर दिया है, तब क्या है, वो अनलॉफुल है। और उसको अगर पकड़ा जाता है और इसको अगर आपको पता हो जाता है इनकम टैक्स अथॉरिटी को, तब आपका ऊपर में फाइन पेनल्टीज वो लेके सकता है। ठीक है, तो ये 3 चीज आपका डिफरेंस है। टैक्स प्लानिंग लॉफुल है, ये अनलॉफुल है। ये लॉफुल और अनलॉफुल में दोनों का बीच में रहता है, ये क्या है, ग्रे मैटर है कि दोनों ही है। अगर आप उसको सही तरह से ट्रीट किया है तो वो ठीक है, अगर आप उसका टैक्स इवेजन को बचाने के लिए ही एवरी ईयर उसका अमेंडमेंट आता रहता है, पेनल्टी नहीं लगेगा। पहले की जो कि आपका मैंने एग्जांपल दिया था कि आप लोग को क्या आ रहा था, बिटकॉइन आ रहा था। बिटकॉइन का 2 साल पहले क्या हो रहा था, जो भी पैसा आ रहा है उसमें आदमी लोग बहुत पैसा कमाया, पकड़ लीजिए गेन हुआ है, ठीक है। उस गेन को इनकम टैक्स में कहीं पे डिफाइन नहीं किया गया था कि डिजिटल करेंसी से आपको कोई भी पैसा मिल रहा है उसको टैक्स कहां होगा। कोई भी हेड ऑफ इनकम में उसको टैक्सेबिलिटी का
प्रोविजंस नहीं था। तो आदमी क्या कर रहा था कि पैसा कमा रहा था, पैसा कमा के निकल जा रहा था, टैक्स अवॉइड कर रहा था, तो टैक्स तो नहीं लगा। अभी गवर्नमेंट आके तो बोल नहीं पाएगा कि आपको टैक्स देना चाहिए। तो आप क्या बोलेगा कि अगर गवर्नमेंट में इनकम टैक्स एक्ट में प्रोविजंस ही नहीं है, कौन सा हेड में टैक्स लगना चाहिए ये बात ही नहीं है, तो हम क्यों टैक्स देगा। तो उसका बाद में 2 साल बाद में गवर्नमेंट जागा, पढ़ाई वढ़ाई किया, फिर उसका बाद में बोला कि आपको डायरेक्ट 30% टैक्स लगना पड़ेगा। तो आपने क्या चोरी किया था? नहीं किया था। आपने लॉ पढ़ा, लॉ पढ़ के अरे मुझे गेन हुआ, मुझे पता है, लेकिन टैक्स देना चाहिए कि नहीं? नहीं देना चाहिए। क्यों नहीं देना पड़ा? क्योंकि प्रोविजंस में लिखा ही नहीं है इसको कहाँ पे टैक्स करना है। तो वो हो गया टैक्स अवॉइडेंस। ठीक है, और कुछ? बाकी पेज नंबर 23 में आप लोग का केस लॉज है कि यहाँ पे क्या हुआ था कि कहीं पे भी क्वेश्चन ऑफ लॉ है, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट आया था कि इसमें आपने कुछ इंटरप्रेट किया है और लॉ ने कुछ अलग इंटरप्रेट किया था। तो दोनों में क्या हो गया था? डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आया था। तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आने का बाद में ये सब चीज रूल्स निकला है या इसका डिसीजंस निकला था। तो ये डिसीजंस पढ़ने का बाद में ही हम लोग का एक्ट में ये सब चीज इनेक्ट हुआ है, अब उसको इंक्लूड किया गया था। तो आप लोग को अगर ये सब पढ़ना है तो पढ़ सकता है आप लोग। केस है तो क्या होता है, 2 पार्टी है यहाँ पे, जैसे आपको पहले ही वाला एग्जांपल लिया हुआ, पकड़ लीजिए पहला वाला ही पढ़िए, हेल्वरिंग वर्सेस ग्रेगरी था, ठीक है, 1934 में था। उसमें क्या बोला गया था कि एनीवन मे सो अरेंज हिज अफेयर्स दैट हिज टैक्सेस शैल बी एज लो एज पॉसिबल, कि उसने अपना फाइनेंशियल्स को ऐसा अरेंज किया कि आपका टैक्स क्या हो, कम से कम हो। उसका पहले क्या था कि आपको टैक्स का प्लानिंग करने का ही अलाउड नहीं था। तो उसने क्या किया था, उसने लॉ पढ़ा, लॉ पढ़ के देखा कि अरे मैं अगर पहले से ही लॉ पढ़ के टैक्स प्लानिंग कर दूं तो मुझे लेट फाइन या मुझे पेनल्टी देना नहीं चाहिए। उसने ये पहला काम किया था। ही इज नॉट बाउंड टू चूज दैट पैटर्न विच विल बेस्ट पे द ट्रेजरी। तो ट्रेजरी मतलब क्या है, गवर्नमेंट को कितना ज्यादा पैसा मिले उसको मतलब नहीं है, उसको अपना देखना है कि हम कितना से कम लॉ फॉलो करके कम टैक्स पेमेंट करें। और इसी को ही क्या बोला गया था, ये पहला क्या है आपका लॉ बन गया था कि आपको अलाउड है कि आप टैक्स प्लानिंग करो। उसका आगे में टैक्स प्लानिंग नहीं हुआ था। तो यहाँ पे आपको अगर पूरा इनकम टैक्स का एक्ट भी अगर पढ़ेंगे आपको टैक्स प्लानिंग का वर्ड नहीं मिलेगा। तो टैक्स प्लानिंग का वर्ड नहीं है तो आप टैक्स प्लानिंग नहीं करेगा क्या? कर सकता है। तो यहाँ पे जो चीज लिखा है वो आपको मानना है, जो चीज नहीं लिखा है वो आपको, आप फ्री है, आप कर सकता है। तो ये चीज नहीं लिखा हुआ था, उसने किया था। तो गवर्नमेंट ने बोला हमने तो इसका अलाउ नहीं किया था, तो आपने क्यों किया? तो हमने बोला कि आपने एक्ट में डाला ही नहीं, तो ये तो मेरे लिए अलाउड ही है। समझ में आया? तो ये सब लो में वो सब चीज आप लोग को बता के दिया है कि आपको क्या क्या आपके लिए अलाउड है, क्या नहीं है, क्या करने से आपको टैक्स लगता है, किसमें नहीं लगेगा। ठीक है, अभी हम लोग ने पहले क्या होता है कि कॉर्पोरेट को या कंपनीज को कैसा टैक्स लगना चाहिए था वो हम लोग ने डिसाइड किया था। फॉर द फाइनेंशियल ईयर क्या था, आपको अगर कोई भी एक डोमेस्टिक कंपनी का टैक्सेशन निकालना था कि कौन सा रेट में टैक्स लगता था, वो आपका कौन सा रेट में लग रहा था, 25 और 30% लग रहा था। 25 कब लग रहा था? जब भी एक डोमेस्टिक कंपनी का फाइनेंशियल ईयर 2021 में उसका टर्नओवर 400 करोड़ से कम हो तब मुझे 25% लग रहा था, और अदरवाइज 30% लगना चाहिए। ठीक है, तो अभी हम लोग को क्या देखना है कि स्पेशल रेट ऑफ टैक्स देखना है। स्पेशल रेट ऑफ टैक्स में क्या बोले कि कॉर्पोरेट को 25 और 30 का अलावा उससे भी कम में टैक्स लग सकता है, लेकिन टैक्स कम लगने के लिए आपको ये सब चीज कंडीशंस फुलफिल करना पड़ेगा। 115 BAA क्या बोल रहा है, BA क्या बोल रहा है कि कोई भी एक डोमेस्टिक कंपनी होना पड़ेगा और उसको कहाँ पे एंगेज होना पड़ेगा, मैन्युफैक्चरिंग में एंगेज होना पड़ेगा, और उसको रजिस्टर किया होगा आपने 13/2006
16 में, मतलब कंपनी का फॉर्मेशन कब हुआ होगा? 1/3/2016 में फॉर्मेशन हुआ है, और उसको मैन्युफैक्चरिंग करना रहेगा, और वो डोमेस्टिक कंपनी होना पड़ेगा। 3 चीज है, ठीक है। तो आपने ये तीनों चीज फुलफिल किया है। फिर बाद में आपको इनकम कैसा मिल रहा है? टोटल इनकम विदाउट अवेलिंग सर्टेन डिडक्शंस और लॉसेस आपको नहीं मिलेगा, तभी आपको क्या मिलेगा? 25% का रेट का बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। आपको 1/3/2016 में सेटअप होना पड़ेगा, या उसका बाद में सेटअप होना पड़ेगा, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न होना पड़ेगा, और आप डोमेस्टिक कंपनी होना पड़ेगा, तब जाके आपको 25% का बेनिफिट मिल सकता है। वो भी क्या है? ऑप्शनल है, कि आपको चूज करना है या नहीं करना है, आपको आप करना है। फिर 115BAA क्या बोल रहा है? कि कोई भी एक डोमेस्टिक कंपनी है, वो कब से है? असेसमेंट ईयर 2021 से, मतलब कौन सा ईयर हो गया? फाइनेंशियल ईयर 1920 में अगर कोई भी डोमेस्टिक कंपनी है, उसको 22% का टैक्स मिलता है। ये कौन सा साल के लिए था? 1920 से था। फिर बाद में अगर यहाँ पे भी 1920 में था, इसमें डोमेस्टिक कंपनी था, और यहाँ पे भी आपका डोमेस्टिक कंपनी है, लेकिन आपको मैन्युफैक्चरिंग करना पड़ेगा, और न्यू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होना पड़ेगा। मतलब आपका पास एक कंपनी था, आपने उसको सेपरेट कर दिया, व उसका रिस्ट्रक्चर करने का बाद में नया नाम से आपने बिजनेस किया है, तब आपको इस 15% का बेनिफिट नहीं मिलेगा। आपका कंपनी नया होना पड़ेगा, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न होना पड़ेगा, और इन डेट का बाद में आपका सेटअप होना पड़ेगा, तब जाके आपको 15% का टैक्स लगेगा, ठीक है। अभी ये वाला क्वेश्चन अभी हम लोग देखेंगे कि एक इंडिविजुअल है जो बॉर्न कब हुआ है? 1/4/1959 में बॉर्न हुआ है। आपको असर्टेन करना है कि इस डेट में अगर ये इंसान बॉर्न हुआ है, तो उनको हम लोग अंडर 60 ईयर सीनियर सिटीजन या सुपर सीनियर सिटीजन बोल के मानेंगे फॉर द फाइनेंशियल ईयर। इसमें ये तो सेम ही हो गया। ये आपको क्या होगा? उनका एज ग्रुप सीनियर सिटीजन होगा, सुपर सीनियर सिटीजन होगा, या नॉर्मल सिटीजन होगा। आपका एज कैलकुलेट किया था आप लोग ने 5-6 क्लास में, आप लोग ने एज कैलकुलेट किया होगा। आपका ये क्या है? 18-19 है। 18-19 फाइनेंशियल ईयर कब खत्म होता है आपका? 31/3/2019 में आपका ये फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ है, ठीक है। फिर उसका बाद में हम लोग किससे को माइनस करेगा? डेट ऑफ बर्थ को माइनस किया। 30 डेज 11 मंथ्स और 59 ईयर्स। तो 59 ईयर्स अगर हुआ है, 59 ईयर्स 11 मंथ्स और 30 डेज हुआ है, तो उसका मतलब क्या है? वो सीनियर सिटीजन हुआ है या नहीं हुआ है? नहीं हुआ है। लेकिन अगर एक दिन का देरी का वजह से अगर एक इंसान को स्लैब में बेनिफिट मिल सकता है, तब उनको हम लोग 60 ईयर्स बोल के ही माना जाएगा। वो एक दिन के लिए वो 60 ईयर्स नहीं हुआ है, तो तब भी उसको 31/3/2019 को उन्होंने 60 ईयर्स अटेन कर लिया है बोल के माना जाएगा। कब? ये किसने बोला है? इस केस लॉ ने बोल के रहा है कि एक दिन के लिए मुझे हायर रेट ऑफ टैक्सेस नहीं देना चाहिए। ये जो क्वेश्चन है, ये आप लोग को एक बार देखना है कि पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन किसे कहते हैं। बेसिक एग्जम्पशन लिमिट में अगर आपको इज रिबेट बेसिक एग्जम्पशन लिमिट और रिबेट अवेलेबल टू एनआर नॉन रेसिडेंट को बेसिक एग्जम्पशन लिमिट मिलता है कि नहीं मिलता है, तो आप बोलेंगे कि सर एनआर क्या है? एनआर मतलब क्या हो जाता है? नॉन रेसिडेंट। तो आज को हम लोग पढ़ेंगे क्या? रेसिडेंशियल स्टेटस पढ़ेंगे। रेसिडेंशियल स्टेटस हम लोग को जानना क्यों चाहिए? क्यों जानना चाहिए रेसिडेंशियल स्टेटस? क्रिकेट कौन देखता है?
लड़के लोग क्रिकेट देखते हैं क्या? आप लोग कोई ऐसा फॉरेन पर्सनल का नाम बताइए जो आप लोग को पता है, कोई भी नॉन इंडियन का नाम बताइए। लड़का लोग के लिए रिकी पॉन्टिंग हम रख दिया, बाकी लोग के लिए लड़के लोग एक किसी एक का भाई नाम ले लीजिए, बोलिए। क्रिकेटर नहीं होने से हम तो बोले कोई भी लीजिए, क्रिकेटर तो हम लड़का लोग के लिए ले दिया। हाँ बताइए, कौन सा रोनाल्डो? रोनाल्डो दो है। कौन है? जेम्स बॉन्ड। वो फिक्शनल कैरेक्टर का नाम नहीं बोला है। हाँ कौन है, नाम बताइए, नाम बताने में टाइम लगाने से कैसे होगा, बताइए। सानिया मिर्जा। कौन? क्या क्या बताया आपने? सानिया मिर्जा। चलिए उसको तो नॉन इंडियन ही कर दिया, चलिए ठीक है, ये भी अच्छा एग्जांपल ही है बोलने से। ठीक है, और एक बताइए तो, सानिया मिर्जा आ गया तो दूसरा बाद में उसमें भी बात करेंगे फिर। और एक बताइए। ये तो पहले इंडियन था, फिर दूसरा बाद में, आगे में और कोई है जो इंडियन ना हो, आउटसाइड इंडिया रहता हो? लड़की बताइए कोई, लड़की मतलब क्या, लड़के लोग बताइए। रिकी पॉन्टिंग लड़का लोग के लिए आ गया। बताइए। अरे चलिए हम ही ले रहे हैं, टेलर स्विफ्ट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, रेसिडेंशियल स्टेटस हम लोग को क्यों जानना चाहिए, पहले हम लोग को पता करना पड़ेगा। क्योंकि हम लोग ने पहले देखा था कि कभी भी अगर टैक्सेबिलिटी हम लोग को चूज करना है, पहले हम लोग को क्या करना था, फर्स्ट स्टेप में रेसिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन करना था। क्यों करना चाहिए? कि रेसिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन करने से ही हम लोग को पता चलेगा कि वो इंडिया का है या नहीं है। अगर वो इंडिया में रेसिडेंट था तो इंडिया का पैसा कमाया होगा, माना। अगर इंडिया में पैसा कमाया है तो टैक्स भी उसको कहां पे देना है? इंडिया में देना है, ठीक है। और आप कौन है? नॉन रेसिडेंट है। और आपने क्या कर दिया, आप कौन है? ये तो रेसिडेंट था, आपने इंडिया में पैसा कमाया और इंडिया में ही टैक्स पेमेंट कर दिया है। फिर आप कौन है? सानिया मिर्जा है, ठीक है। पहला वाला एग्जांपल में कौन था, पकड़ लीजिए, पहला वाला में हम ही था। हम इंडिया में था, इंडिया में है, इंडिया में पैसा कमाया, टैक्स भी किसको देगा? इंडिया में ही दिया। ये खत्म, इसमें कंफ्यूजन नहीं है आप लोग को। फिर बाद में कौन आ गया? रिकी पॉन्टिंग आया, ठीक है। रिकी पॉन्टिंग किस लिए आया? कि आईपीएल में हम कोचिंग करेगा। कितना दिन कोचिंग करेगा? मान लीजिए हम 185 डेज कोचिंग करेगा। 185 डेज हम पैसा कहां से अर्न करके जाएगा? इंडिया से अर्न करके जाएगा। तो आपको पैसा कहां पे देना पड़ेगा? इंडिया पे देना पड़ेगा। इसमें कंफ्यूजन है आप लोग को? नहीं है। ये खत्म, ये भाई साहब भी खत्म। फिर कौन आ गया? सानिया मिर्जा। इंडिया में रहता है, रहता है कि नहीं, इतना तो पता होगा आप लोग को। अभी नहीं रहता है, पहले रहा था, चलिए पहले ही पकड़ लेते उसका, शादी का पहले। तो इंडिया में नहीं रहती थी, कहाँ रहती थी? पाकिस्तान में। पाकिस्तान भी वो नहीं रहती थी, वो रहती थी दुबई में। हमारा कुछ लगता नहीं, हमको पता नहीं, हम इसे बोल रहे हैं, ठीक है। तो कौन है, कहाँ पे रहा? दुबई में रहा था। तो पैसा किस कहाँ से कमाया उसने? ऑल ओवर इंडिया से, कहीं से भी, बाहर से जो भी पैसा आता था उसका दुबई वाला अकाउंट में आता था। लेकिन वो क्या है? इंडियन सिटीजन है, बाई बर्थ कौन है वो? इंडियन सिटीजन है। आप बोला वो इंडियन सिटीजन है, पैसा बाहर पे कमा रहा है, टैक्स इंडियन गवर्नमेंट को देगा। आप क्या बोल रहे हैं? देना चाहिए। इफ यू आर एन इंडियन सिटीजन अर्निंग इनकम फ्रॉम बाहर, वर्ल्ड का बाहर से आपको पैसा मिल रहा है, बाहर कंट्री से मिल रहा है, तो आपको टैक्स कहां पे देना चाहिए? आप बोल रहे हैं इंडिया में देना चाहिए। करेक्ट है या? और कोई दूसरा कोई ओपिनियन रखता होगा? नहीं, नहीं देना चाहिए। आपका सिटीजनशिप का ऊपर में कोई भी रेसिडेंशियल स्टेटस डिफाइंड नहीं होता है। आप अगर इंडिया से बाहर पे रह रहा है, इनकम बाहर कर रहा है,
तब भी आपको इंडिया में टैक्स देना नहीं पड़ेगा। आप जहां पे कमाया है वहीं पे ही टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन हाँ, नहीं, हम क्या बोला, इंडियन सिटीजनशिप मैटर ही नहीं करता है। ये भाई साहब भी तो इंडियन सिटीजनशिप नहीं था, उस कंट्री में टैक्स देना चाहिए, प्रीफरेबली जहां से इनकम करता है उसी टैक्स में देना चाहिए। रिकी पॉन्टिंग भाई साहब तो इंडिया का नहीं था, ऑस्ट्रेलियन है, इंडिया में आके रह गया, अर्न इंडिया में किया तो टैक्स भी इंडिया में दिया। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि जहां पे अर्न किया है वो इंडिया को देके किया, और इसने अर्न किया है दुबई में, तो वो इंडिया में क्यों देगा, उसको भी दुबई में टैक्स देना चाहिए। ये समझ में आ गया? तो सानिया मिर्जा केस भी खत्म। फिर कौन आ गया? टेलर स्विफ्ट। टेलर स्विफ्ट किस लिए आया इंडिया में? कि हम 5 दिन के लिए एक इवेंट में आया है, कि ये इवेंट करेगा, नाचेगा गाएगा और पैसा लेके चला जाएगा। तो आप लोग ने 5 इंसान लोग का नाम सुना था कि जिसका लिए प्रीवियस ईयर का बात मैटर ही नहीं करता है, उसको प्रीवियस ईयर या असेसमेंट ईयर में टैक्स देना नहीं पड़ता है। उसको टैक्स कब देना पड़ता है? जब भी वो इंडिया छोड़ के चला जाए। ये तो बहन क्या करेगा, नाचेगा गाएगा छोड़ के चला जाएगा, तो तभी उनसे टैक्स ले लिया जाएगा। कहाँ पे ले लिया जाएगा? इंडिया में ले लिया जाएगा, क्योंकि भाग के चला जाएगा। पैसा किसका है? इंडिया से। पैसा किससे कमा रहा है? इंडियंस लोग से, लेके चला जाएगा। समझ में आया आपको? तो पहले हम लोग को किस लिए जाना चाहिए कि रेसिडेंशियल स्टेटस अगर होता है तब हम लोग को पता रहता है कि हम लोग हर एक कंट्री का इनकम सबको इंडिया में टैक्स नहीं लगा सकता है। देना पड़ेगा। हमने क्या सीखा था कि हम लोग ने जो भी सेक्शन था, अगर आपको याद हो, प्रीवियस ईयर का प्रोविजंस इन 5% का ऊपर में एप्लीकेबल नहीं होता था। वहां पे क्या लिख के रख दिया था कि हम लोग को टैक्स पेमेंट कौन सा ईयर में करना रहता है? असेसमेंट ईयर में। लेकिन इन 5 का केसेस में हम लोग को जिस साल हम लोग पैसा कमाएगा उसी साल में टैक्स देना चाहिए। अगर आपने कोई भी एक इवेंट किया है और उस इवेंट को पता है कि आप खत्म हो जाएगा, एक ही दिन में आप पैसा कमा के निकल के चला जाएंगे, तब आपको टैक्स देना पड़ेगा। टेलर स्विफ्ट भी आया तो किसका कितना दिन के लिए? 1 दिन से 5 दिन के लिए आया, तो उसको भी देना पड़ेगा। वो चाहे वो रिकी पॉन्टिंग ही क्यों ना हो या चाहे सानिया मिर्जा ही क्यों ना हो। ठीक है? अगर आप इंडिया छोड़ के जा रहा है विद इन इंटेंशन ऑफ नेवर रिटर्निंग और रिटर्निंग आफ्टर लॉन्ग अमाउंट ऑफ टाइम, तब जाके आपको इंडिया में ही देना पड़ेगा। ठीक है? तो यहां पे क्या बोला है कि टैक्सेबिलिटी ऑफ ए पर्सन डिपेंड्स अपॉन हिज रेसिडेंशियल स्टेटस इन इंडिया। कहां पे? इंडिया में उस इंसान का रेसिडेंशियल स्टेटस हम लोग को देखना पड़ेगा। इनकम टैक्स किसका में लग रहा है? इंडिया में लग रहा है, तो रेसिडेंशियल स्टेटस हम लोग कहां का चेक करेगा? इंडिया में चेक करेगा। अगर वो इंडिया से अर्न कर रहा है, इंडिया में वो रेसिडेंट है, तो उसको टैक्स भी कहां पे देना पड़ेगा? इंडिया में देना पड़ेगा। तो उसका ऊपर में अगर आप बोल रहे हैं कि सिटीजनशिप डिपेंड करता है क्या? नहीं करता है। ठीक है? तो फिर नेक्स्ट एग्जांपल आ जाता है कि हम लोग अक्षय कुमार का पास आ गया। किसका पास आ गया? अक्षय कुमार है। अगर हम लोग का इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है कि आपको ड्यूअल सिटीजनशिप मिलेगा या नहीं मिलेगा? अदर देन इंडिया जितना भी कंट्रीज है, सब ने बोल के रखा है कि आप लोग को ड्यूअल सिटीजनशिप का अलाउड रहता है। आप यूके में भी रेसिडेंट हो सकता है, यूके का भी सिटीजन हो सकता है, और आप पाकिस्तान का भी सिटीजनशिप ले सकता है। लेकिन इंडिया में ड्यूअल सिटीजनशिप अलाउड है या नहीं है? बताइए। अगर आपको लोग को अक्षय कुमार का केस पता है तो ये आंसर भी आप लोग को पता होगा। नहीं पता अक्षय कुमार का केस? अक्षय कुमार को किसका मिल गया था सिटीजनशिप? कनाडा का। तो उसने जब भी कनाडा का सिटीजनशिप एक्सेप्ट कर लिया था, तो तब वो इंडिया का सिटीजन नहीं था। फिर उसका बाद जो भी हुआ, उसको कनाडा का सिटीजनशिप होने का बाद में उसने पैसा कहां पे से कमाया? अक्षय कुमार का 2-3 मूवी का नाम बताइए जो लास्ट ईयर आया था, जिसमें एक ट्रांसजेंडर बना था, क्या नाम था उसका? लक्ष्मी कुछ कुछ। ठीक है? ये एक मूवी में चलता है। ये मूवी तो वो उसने कनाडा में बैठ के नहीं कमाया कि सिंस आई एम ए सिटीजन ऑफ कनाडा
आई विल बी मेकिंग दिस मूवी इन कनाडा, उसने बनाया था क्या? नहीं बनाया। वो कहाँ पे बनाया था ये मूवी? इंडिया में। पैसा भी उसको कलेक्शन कहाँ पे हुआ है? इंडिया। टैक्स भी कहाँ पे पेमेंट करेगा? इंडिया। वो कनाडा का सिटीजनशिप हो या उसको ना मिले, इंडिया का सिटीजन हो ना हो, अगर आपको जो भी पैसा इंडिया में मिल रहा है उसका टैक्स भी इंडिया में ही देना पड़ेगा। ठीक है, फिर इसका भी एक सॉल्यूशन है, वो भी हम लोग बताएंगे। तो सिटीजनशिप मैटर नहीं करता है। फिर तीसरा कहां पे था आगे हम लोग, कि हम लोग को ये जो सिटीजनशिप देखना है या रेसिडेंशियल स्टेटस देखना है, वो हम लोग कौन से ईयर में देखेगा? प्रीवियस ईयर में देखेगा या असेसमेंट ईयर में देखेगा? कौन सा साल में उसका रेसिडेंशियल स्टेटस हम लोग डिटरमाइन करेगा? प्रीवियस ईयर में। टैक्स भी किसका लग रहा है? प्रीवियस ईयर का। असेसमेंट रेसिडेंशियल स्टेटस का भी कहां का करेगा? प्रीवियस ईयर का करेगा। ठीक है, फिर बाद में आ गया हम लोग कि यहां पे क्या बोला है कि ए फॉरेन सिटीजन मे बी ए रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कौन है? फॉरेन सिटीजन। मतलब कौन हो गया? सानिया मिर्जा। पाकिस्तान का रेसिडेंट हो सकता है, पाकिस्तान का सिटीजन हो सकता है, या दुबई का सिटीजन हो सकता है, लेकिन वो इंडिया में रेसिडेंट हो सकता है। तो रेसिडेंट अलग चीज है और सिटीजन अलग चीज है। आप सिटीजन दूसरा कंट्री का हो सकता है और रेसिडेंट इंडिया का हो सकता है। आप रेसिडेंट इंडिया का है, सिटीजन दूसरा कंट्री का हो सकता है या नहीं हो सकता है? हो सकता है। आप इंडिया का सिटीजन है, आप किसका सिटीजन है? इंडियन सिटीजन है। रेसिडेंट हम लोग इंडिया का है कि नहीं? आप इंडिया का कौन है? सिटीजन है। रेसिडेंट इंडिया का है कि नहीं? नहीं भी हो सकता है। नॉर्मली हम लोग है। जैसे एग्जांपल बताइए, ऐसा कोई एक सिटीजन का नाम बताइए जो कि कौन है? बाय बर्थ इंडियन है और इंडिया में ज्यादा टाइम नहीं रहता है, नॉन रेसिडेंट है। विजय माल्या, बढ़िया एग्जांपल। प्रियंका चोपड़ा भी होगा। ठीक है, जो इंडियन सिटीजन है लेकिन वो इंडिया में रेसिडेंट नहीं है, तब क्या उसका टैक्स इंडिया में देना पड़ेगा? नहीं देना पड़ेगा। क्यों नहीं देना पड़ेगा? क्योंकि वो रेसिडेंट नहीं है। और अगर उसका इनकम इंडिया में नहीं है तो उसको टैक्स भी इंडिया में देना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें अभी हम लोग को इस रेसिडेंशियल स्टेटस को पढ़ने के लिए हम लोग को 3 सेक्शन लगेगा। एक हो गया 4, 5 और 6। सेक्शन 4, 5, 6। 1 में आपको क्या था? टाइटल ऑफ द एक्ट था। सेकंड में क्या था? आपका डेफिनेशन था। थर्ड में आपका प्रीवियस ईयर था। फोर्थ में आपका चार्जिंग ऑफ इनकम टैक्स, कि इनकम टैक्स चार्ज किसका ऊपर लगेगा, इनकम टैक्स किनका ऊपर लगेगा। तो यहां पे क्या बोला है कि सेक्शन 4 बोला है कि इनकम टैक्स चार्ज होगा, लगेगा ऑन एवरी पर्सन। ऑन एवरी पर्सन। यहां पे इंडिविजुअल बोला है नहीं, कंपनी बोला है नहीं, सबको क्या बोला है? सबको इंक्लूड कर लिया है। शेल बी चार्ज ऑन एवरी पर्सन एट प्रेस्क्राइब रेट्स, जो हम लोग पहले पढ़ चुका है, फॉर द ईयर बाय द एनुअल फाइनेंशियल एक्ट। आपका प्रीवियस जो फाइनेंशियल एक्ट आएगा उसमें जो भी रेट लिखा होगा उसका अकॉर्डिंगली आपका क्या हो जाएगा? चार्ज लगेगा, टैक्स देना पड़ेगा। द चार्ज ऑफ टैक्स शेल बी मेड ऑन टोटल इनकम। किसी हाउस प्रॉपर्टी में लग रहा है, कैपिटल गेन में नहीं लगेगा, उसका बात नहीं है। टोटल इनकम का ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा। बाकी सब प्रोविजंस आपको पढ़ने का बाद में। ठीक है, यहां से हम लोग को कहा क्या पता चला कि सबको लगेगा। रेट किसका कहां से डिफाइन करेगा? फाइनेंशियल एक्ट से डिफाइन करेगा। और लगता किसका ऊपर है? टोटल इनकम का ऊपर। उसका अलावा हम लोग को कुछ पता नहीं चला। तो सेक्शन 4 खत्म है आपका। सेक्शन 5 में क्या बोला है कि स्कोप ऑफ टोटल इनकम। आपको क्या बोला गया था सेक्शन 4 में? कि टैक्स जो लग रहा है वो, सेक्शन 4 ने क्या बोला आपको? टैक्स जो लगेगा वो किसका ऊपर लगेगा? टोटल इनकम का ऊपर। तो पहले हम लोग को तो पता ही नहीं है टोटल इनकम क्या है। तो टोटल इनकम में क्या क्या आएगा वो बोलेगा सेक्शन 5। स्कोप ऑफ टोटल इनकम। स्कोप ऑफ टोटल इनकम ऑफ ए पर्सन डिपेंड्स अपॉन द रेसिडेंशियल स्टेटस। किसका ऊपर डिपेंड करेगा? रेसिडेंशियल स्टेटस। तो रेसिडेंशियल स्टेटस कहां पे आता है? सेक्शन 6 में। सेक्शन 5 बोला है कि टोटल इनकम में क्या क्या आ जाएगा। ठीक है,
सेक्शन 4 ने बोला टैक्स लगेगा, सेक्शन 5 ने बोला टोटल इनकम लगेगा, और रेसिडेंशियल स्टेटस के बारे में बोल दिया। तो सेक्शन 6 में हम लोग रेसिडेंशियल स्टेटस देखेंगे। तो अभी टोटल इनकम ऑफ ए पर्सन डिपेंड्स अपॉन द रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ द पर्सन इन द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर। ठीक है, अभी आप लोग को पता चल जाना चाहिए कि जो भी एक रेसिडेंट होता है या पर्सन रहता है उसको हम लोग रेसिडेंट बोल के मानते हैं, नॉन रेसिडेंट बोल के मानते हैं, और डीम्ड रेसिडेंट बोल के माना जाता है। कोई भी एक पर्सन रेसिडेंट हो सकता है। फिर रेसिडेंट को भी दो जगह में हम लोग डिवाइड करता है, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, जो कि ऑर्डिनरीली इंडिया में रहता होगा, रेसिडेंट है लेकिन ऑर्डिनरी रेसिडेंट नहीं है। ऑर्डिनरी रेसिडेंट मतलब क्या है, मैक्सिमम टाइम इंडिया में रहा है। रेसिडेंट है लेकिन वो मैक्सिमम टाइम इंडिया में नहीं रहता है। नॉन रेसिडेंट मतलब इंडिया में कम रहता है। डिम रेसिडेंट मतलब इंडिया में रहता है बोल के हम लोग को मान लेना पड़ेगा। ठीक है, इसका मतलब क्या था आपका, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट। उसका डेफिनेशन हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन अभी आप लोग को बेसिक आइडिया लगाना है। यहां पे आपको किसका एग्जांपल पकड़ना है, इंडियन किसी का भी पकड़ लीजिए। ये हो गया विजय माल्या, ठीक है, ये आपका सानिया मिर्जा था, और यहां पे किसका नाम पकड़ेंगे, इंडियन किसी का नाम बोलिए। अब जो हो गया अक्षय कुमार मान लीजिए, ठीक है, जो अभी इंडियन है। ठीक है, अगर अक्षय कुमार को इनकम मिल रहा है इंडिया में, इनकम रिसीव्ड और डीम टू बी रिसीव्ड, डीम टू बी रिसीव्ड मतलब माना जा रहा है कि वो पैसा कहां पे मिल रहा है उसको, इंडिया में मिल रहा है। तो अक्षय कुमार इंडिया में रहता है मैक्सिमम टाइम, तो टैक्स भी कहां पे देना पड़ेगा, इंडिया में देना पड़ेगा। सानिया मिर्जा इंडिया में रहता है लेकिन मैक्सिमम टाइम इंडिया में नहीं रहता है, तब भी उसको कहां पे देना पड़ेगा, इंडिया में। क्यों देना पड़ रहा है, पैसा कहां से मिल रहा है, इंडिया से मिल रहा है। ठीक है, अब फिर से इनकम रिसीव्ड और डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया विजय माल्या को मिल रहा है, जो विजय माल्या इंडिया में रहता ही नहीं है, लेकिन पैसा कहां से मिल रहा है, इंडिया में मिल रहा है। इंडिया का उसका अकाउंट होगा तभी मिल रहा होगा। तो इंडिया में अगर विजय माल्या जो यूके में रह रहा है, उसको अगर इंडिया का पैसा इंडिया में मिल रहा है, तब भी उसको टैक्स कहां पे देना पड़ेगा, इंडिया में देना पड़ेगा। रह कहां पर रहा है, यूके में, टैक्स कहां पे पेमेंट कर रहा है, इंडिया में। क्यों पेमेंट कर रहा है, क्योंकि ये पैसा कहां से ओरिजिनेट किया है, इंडिया से। तो हम लोग ने क्या सीखा कि इररेस्पेक्टिव ऑफ द रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ द पर्सन, इफ द इनकम इज ओरिजिनेटिंग फ्रॉम इंडिया, आई विल हैव टू पे टैक्स इन इंडिया। ठीक है, फिर आप कौन है, फिर से अक्षय कुमार जो इंडिया में रह रहा है। इनकम एक्रूइंग और डीम टू एक्रू इन इंडिया। एक्रू मतलब क्या है, पैसा मिलने वाला है, आप श्योर है, लेकिन मिला नहीं है। इसमें मिल चुका था आपको, यहां पे मिलने वाला है, आप 100% श्योर है कि मिल जाएगा, तब भी अक्षय कुमार को देना पड़ेगा। सानिया मिर्जा को भी पता है पैसा मिलेगा, कहां का पैसा है, इंडिया का पैसा है, तब भी उनको इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा। विजय माल्या को भी देना पड़ेगा। क्यों देना पड़ रहा है, इंडिया का पैसा है, मोदी साहब जाने नहीं देगा। ठीक है, फिर कहां पे आता है आप, इनकम एक्रूइंग और अराइजिंग आउटसाइड इंडिया। पहले दोनों वालों में तो इन इंडिया था, यहां पे आउटसाइड इंडिया है। पैसा मान लीजिए आपको कहां से मिल रहा है, दुबई से मिल रहा है। शेख आपको बहुत पसंद करता है, आपको पैसा दे रहा है, ठीक है। तो आपको कहां से मिल रहा है पैसा, इंडिया का बाहर से मिल रहा है। किसको मिल रहा है, अक्षय कुमार को मिल रहा है। अक्षय कुमार को किस लिए मिला है, पैसा कहां पे मिल रहा है, पहला बात दुबई में मिल रहा है। ये इंसान कहां पे रह रहा है, इंडिया। तो आप मान लीजिए दुबई का पैसा इंडिया में आएगा, किसका लिए है ये, अक्षय कुमार के लिए।
दुबई का पैसा इंडिया आ रहा है क्या? इंडिया आ रहा है? इनकम और अराइजिंग आउटसाइड इंडिया, इंडिया में तो आ ही नहीं रहा है पैसा। इंडिया में आ रहा है? नहीं आ रहा है। हम कौन है? रेसिडेंट है। नॉर्मली कहाँ पे रहता है? इंडिया में रहता है। पैसा कहाँ से मिल रहा है? दुबई से मिल रहा है। और कहाँ पे मिल रहा है? दुबई में ही मिल रहा है। इंडिया में तो पैसा आया नहीं, टैक्स कहाँ पे देना पड़ रहा है? इंडिया में। क्यों? क्योंकि हम ऑर्डिनरी रेसिडेंट, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट जब भी होगा, आप इंडिया का रेसिडेंट जब भी हो जाता है तब आपको टैक्स देना ही पड़ेगा। आप ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो या ना हो, आप इंडिया का रेसिडेंट है। रेसिडेंट मतलब क्या है? इंडिया में रहने वाला इंसान है, तब आपका ग्लोबल इनकम भी इंडिया में ही टैक्स लगेगा। ठीक है? आप कौन है? रेसिडेंट है। यहां पे इरेस्पेक्टिव ऑफ सिटीजनशिप, इरेस्पेक्टिव ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस, इंडिया से अगर मिल रहा है तो सबको टैक्स देना था, लेकिन यहां पे रेसिडेंट होना पड़ेगा मुझे। अगर हम रेसिडेंट है और मेरा इनकम बाहर से मिल रहा है मुझे, तब भी मुझे इंडिया में ही टैक्स देना पड़ेगा। बाहर से इनकम मिल रहा है, बाहर पे ही मिल रहा है, और बाहर पे ही हमने खर्चा कर दिया, लेकिन टैक्स तब भी इंडिया में ही देना पड़ेगा। ठीक है? अक्षय कुमार ने बाहर पे पैसा कमाया, बाहर पे पैसा रिसीव किया है, लेकिन टैक्स भी इंडिया में देना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि हम रेसिडेंट है। सानिया मिर्जा को दुबई से पैसा मिल रहा है, दुबई में ही पैसा मिल रहा है, लेकिन टैक्स देना क्यों पड़ रहा है? क्योंकि हम रेसिडेंट है। और इनको क्यों नहीं पड़ रहा है? क्योंकि बाहर का पैसा है, बाहर पे ही जा रहा है। बाहर का पैसा, दुबई का पैसा कहां पे जा रहा है? यूके वाले को मिल रहा है। तो भाई यहां पे इंडिया का तो बात ही नहीं आ रहा है। बीच में अगर जब भी इंडिया आ जाता है, इंडिया में टैक्स लगे। दुबई का पैसा दुबई में मिल रहा है, मालिक यूके में बैठा है, इंडिया आया यहां पे बीच में, तो टैक्स भी नहीं लगा। समझ में आया? फिर नेक्स्ट स्टेप में हम लोग आ रहे हैं, नेक्स्ट कोरोलरी में आ रहे हैं कि बिजनेस कंट्रोल्ड इन इंडिया। आपका एक कोई भी एक बिजनेस होगा और उस बिजनेस का सेटअप कहां पे है? असम में ही मान लीजिए हम लोग। पैसा कहां से मिल रहा है आपको? बिजनेस असम में है। हो सकता है कि आपने ज्वेलरी का एक कंसल्टेंसी का बिजनेस किया कि ज्वेलरी डिजाइन करेगा आप। ठीक है? बिजनेस कहां पे सेटअप किया है? असम में सेटअप किया है। बिजनेस कंट्रोल्ड इन इंडिया, प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया। कहां पे है ये बिजनेस? असम में है, मतलब इंडिया में ही होगा। और आपको पैसा कहां पे मिल रहा है? असम का बाहर, इंडिया का बाहर मिल रहा है, मतलब बाहर का पैसा है। आपको बाहर पे जो भी पैसा मिल रहा होगा वो कहाँ का पैसा है? बाहर का पैसा है, और इंडिया में मिलेगा। इंडिया में मिल रहा है क्या? नहीं पे मिल रहा है। बिजनेस सेटअप यहाँ पे किया, कंसल्टेंसी आपने दुबई में दिया, पैसा भी कहाँ पे मिला? दुबई में मिला। इंडिया में आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। लेकिन टैक्स क्यों लग गया? क्योंकि आप इंडिया में हैं। बीच में इंडिया आया कि नहीं? आप इंडिया का है कि नहीं? यहाँ पे थर्ड वाले में क्या था? दुबई का पैसा मिला यूके में, इंडिया तो था ही नहीं। यहाँ पे क्या है? दुबई का पैसा दुबई में मिला, लेकिन मालिक कहाँ का है? इंडिया। यहाँ पे मालिक कहाँ का था? यूके का था, तो टैक्स भी इंडिया में देना पड़ा। ठीक है? फिर एनी अदर सोर्स, आपको बिजनेस नहीं है, आपको कैसे भी पैसा मिल रहा है, इनको देना पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा? क्योंकि हम तो ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। ऑर्डिनरी रेसिडेंट मतलब क्या हो गया? नॉर्मल सिटीजन है हम। हमको तो बाहर वाला लोग उस कंट्री का रेसिडेंट बोल के नहीं मानता है। अगर बाहर वाला हमको उस कंट्री का रेसिडेंट नहीं मानता है, तो आई एम ए रेसिडेंट इन इंडिया, तब टैक्स भी इंडिया में देना पड़ेगा। ठीक है? सानिया मिर्जा कुछ टाइम के लिए इंडिया आया था, इंडिया का पैसा है ही नहीं। सानिया मिर्जा बोला कि हम तो इंडिया में का पैसा है ही नहीं, ये जो पैसा मिला वो इंडिया का पैसा नहीं है। हम इंडिया का इंसान हो सकता है, लेकिन हम तो ऑर्डिनरी रेसिडेंट नहीं है, नॉर्मल सिटीजन नहीं है। मेरा रेसिडेंट
जो ऑर्डिनरी रेसिडेंट, हम दूसरा कंट्री का ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, तो दूसरा कंट्री का अगर ऑर्डिनरी रेसिडेंट रहता है तो टैक्स भी हम दूसरा कंट्री में देगा, आपको नहीं देगा। समझ में आया? और इन भाई साहब को तो लगेगा ही नहीं, क्योंकि इंडिया का बात ही नहीं आ रहा है इनका पास। ठीक है, देखना पड़ेगा आप लोग को, क्योंकि ये इतना इजी भी नहीं है। ठीक है, तो सेक्शन 5 खत्म है हम लोग का। तो अभी कहां पे आएगा? सेक्शन 6 में आएगा, तो जो कि आपका कहां पे है? पेज नंबर 29 है आप लोग का बुक में। तो यहां पे क्या है, कोई भी एक पर्सन अगर होता है उसको हम लोग नॉर्मली किस पार्ट में डिवाइड करेगा? रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट। फिर पर्सन को भी दो पार्ट में डिवाइड किया है, इंडिविजुअल, एचयूएफ और अदर्स में, कंपनीज, एओपी, बीओआई, उन सबको अलग से आया है। फिर इंडिविजुअल्स को क्या है, अलग अलग इन दोनों को सेपरेट क्यों किया है? क्योंकि ये दो इंसान है, मूव कर सकता है, फिजिकली मूव कर पाएगा। ये दो इंसान फिजिकली मूव, ये सब बाकी जो भी इंसान है, पर्सन्स है, वो मूव नहीं करता है। करता है? नहीं करता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ मूवमेंट these persons have been divided into two categories, individual HUF and the other parties, the other companies and other persons. ठीक है, तो इंडिविजुअल्स में भी क्या है? रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट। इसमें भी रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट। तो पहले हम लोग देखेगा किसको? कि इंडिविजुअल और एचयूएफ को देखेगा। ठीक है, तो इंडिविजुअल को भी रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट है, उसका भी हम लोग का क्लोज देखेगा कि एक इंसान रेसिडेंट कब होता है और नॉन रेसिडेंट कब होता है। अगर एक इंसान रेसिडेंट हो गया तो रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट होना पड़ेगा, और रेसिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट होना पड़ेगा। रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट क्या बोलता है? कि आप सोली इंडिया का ही इंसान है, आप इंडिया का इंसान है, लेकिन आप सोल जो रेसिडेंट है वो दूसरा कंट्री का हो सकता है। जैसे सानिया मिर्जा, आप इंडिया में रहता है लेकिन मैक्सिमम टाइम बाहर रहता है। अक्षय कुमार है जो मैक्सिमम टाइम इंडिया में ही रहता है। और ये यहाँ पे विजय माल्या आ गया नॉन रेसिडेंट वाला में। ठीक है, तो सेक्शन 6(1) आपको क्या बोल रहा है कि रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल, यहाँ पे हम लोग किसका देखेगा? इंडिविजुअल का देखेगा पहले। कि इंडिविजुअल में आपको यहाँ पे दो चीज देख रहा होगा कि कंडीशंस है। रेसिडेंशियल स्टेटस चूज करने के लिए आपको क्या चाहिए? कंडीशंस फुलफिल करना पड़ेगा। एक क्या है? बेसिक कंडीशन, और एक हो गया एडिशनल कंडीशन। बेसिक कंडीशन अगर आप फुलफिल कर रहा है देन यू आर ए रेसिडेंट, और आप एडिशनल कंडीशन फुलफिल कर रहा है तब आप ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो सकेगा। अगर आप फुलफिल नहीं कर रहा है आप हो जाएगा नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। और आप बेसिक कंडीशन ही फुलफिल नहीं किया है तब आप हो जाएगा नॉन रेसिडेंट। इसमें प्रॉब्लम है आपको सेक्शन 6 सबसेक्शन 1, सेक्शन 6 सबसेक्शन 6, सेक्शन 6(1) आपको बेसिक कंडीशन दे रहा है। बेसिक कंडीशन में दो कंडीशन है, उनमें से कोई भी अगर आप फुलफिल कर दिया, कोई भी एक अगर आप फुलफिल कर दिया, आप रेसिडेंट हो जाएगा। आप दोनों ही कंडीशन फुलफिल नहीं किया है, आप नॉन रेसिडेंट हो जाएगा। बेसिक कंडीशन फुलफिल हो गया, फिर अभी हम लोग को देखना था कि हम लोग ऑर्डिनरी रेसिडेंट है या नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। ऑर्डिनरी रेसिडेंट, नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट क्यों चाहिए होता है? ग्लोबल इनकम के लिए। ठीक है, तो ऑर्डिनरी रेसिडेंट है कि नहीं वो दिखना है, उसका लिए हम लोग को एडिशनल कंडीशन का दोनों ही कंडीशन आपको फुलफिल करना रहेगा। कैसे? यहाँ पे एंड लिखा हुआ है, तो इसका मतलब आपको दोनों ही कंडीशन फुलफिल करना पड़ेगा, और यहाँ पे और लिखा हुआ है, मतलब इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन आपको फुलफिल करना रहेगा। ठीक है, आप एक इंडिविजुअल है, आप अगर इंडिया में हैं, आप कहां पे है? इंडिया में है, इन द प्रीवियस ईयर फॉर मोर देन 182 डेज। अगर आप इंडिया में 182 डेज से ज्यादा रह रहा है तब आप कौन है? रेसिडेंट है। फिर आप बोला कि ठीक है, पूरा साल का आपने हिसाब किया कि हम इंडिया में 170 डेज रहा है, तो पहला वाला बेसिक कंडीशन हम फुलफिल नहीं कर रहा है, तो फिर हम जाएगा कौन सा? सेकंड बेसिक कंडीशन में जाएगा। कि सेकंड बेसिक कंडीशन में देखना है कि इन द प्रीवियस ईयर हम 60 डेज से ज्यादा रह रहा है कि नहीं। प्रीवियस ईयर हम
170 डेज रह रहा है। फिर यहां पे भी एंड है कि प्रीवियस ईयर तो आपने चेक कर दिया, फिर आपको उससे भी प्रीवियस, जो कि आपका प्रीवियस ईयर था, प्रीसीडिंग प्रीवियस 4 इयर्स में आपको 365 डेज से ज्यादा इंडिया में रहना पड़ेगा। इस प्रीवियस ईयर में आपको 60 डेज से ज्यादा रहना पड़ेगा और प्रीसीडिंग 4 प्रीवियस ईयर्स में आपको 365 डेज से ज्यादा रहना पड़ेगा। अगर आप ये दोनों कंडीशन फुलफिल करके दिया है तब आप रेसिडेंट होगा। पहला वाला में क्या था, 180 डेज से ज्यादा रहना पड़ेगा। सेकंड वाला में था कि प्रीवियस ईयर में आपको 60 डेज से ज्यादा रहना पड़ेगा अलोंग विद इमीडिएट प्रीसीडिंग प्रीवियस 4 इयर्स आपको 365 डेज से ज्यादा रहना पड़ेगा, तब जाके आप कौन है, रेसिडेंट है, अदरवाइज आप नॉन रेसिडेंट है। ये समझ में आ गया आपको। फिर बाद में आपको चाहिए था कि हम रेसिडेंट, ऑर्डिनरी रेसिडेंट है या नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। ऑर्डिनरी रेसिडेंट होने के लिए आपको ये दोनों कंडीशन ही फुलफिल करना चाहिए, अदरवाइज आपको कौन हो जाएगा, रेसिडेंट होगा लेकिन नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो जाएगा। तो इन दी प्रीसीडिंग 10 प्रीवियस ईयर, प्रीसीडिंग 10 प्रीवियस ईयर मतलब क्या हो गया, ये वाला पहले वाला साल को नहीं बोल रहा है, उसका आगे वाला। तो ये जो प्रीवियस ईयर है, प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर बोलने से ये वाला ईयर को नहीं बोलेगा, उसका आगे वाला प्रीवियस ईयर को बोलेगा। तो आगे वाला के लिए किसका लिए चाहिए होता है, आगे वाला खाली रेसिडेंट है या नहीं होने के लिए लगता है। तो बेसिक कंडीशन जब भी, एडिशनल कंडीशंस आपको जब भी आप देखेंगे आपको प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में जाना पड़ेगा। तो प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में आउट ऑफ 10 इयर्स आपको 2 इयर्स इंडिया में रहना पड़ेगा। यहां पे क्या बोला है, रेसिडेंट। फिर रेसिडेंट का कंडीशन तो ये है, तो आउट ऑफ 10 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर एटलीस्ट 2 इयर्स आपको इंडिया में रेसिडेंट होना पड़ेगा। एंड आउट ऑफ 7 इयर्स, 10 साल में 2 और 7 इयर्स में 730 डेज आपको इंडिया में रहना पड़ेगा। 10 साल में 2 साल और 7 साल में 730 डेज से ज्यादा अगर रह रहा है आप इंडिया में, तब आप ऑर्डिनरी रेसिडेंट होगा, अदरवाइज आप कौन है, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो जाएगा। ठीक है। फिर ये कंडीशन आपको मानना नहीं है, जैसे आपको असेसमेंट ईयर वाला कंडीशन आपको मानना नहीं था, तो रेसिडेंशियल स्टेटस वाला ये जो 2 कंडीशन है ये मानना नहीं है। कब नहीं मानना है, कोई भी एक इंडियन सिटीजन है, कोई भी एक कौन है, इंडियन सिटीजन है। अभी इंडियन सिटीजन कौन हो गया आपका लिए, सानिया मिर्जा इंडियन सिटीजन है। वो किसका लिए आ रहा है, हु कम्स ऑन ए विजिट टू इंडिया इन द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर, वो अपना माँ को देखने के लिए आया है। तो उसका लिए हमको क्या करना है, ये चीज नहीं देखना है, बेसिक कंडीशन या एडिशनल कंडीशंस वाला कंडीशन हमको नहीं देखना है। कोई भी एक इंडियन सिटीजन है, वो अपना घर पे आ रहा है, फिर से विजिट के लिए आ रहा है, या कोई भी एक क्रू मेंबर है, किसका क्रू मेंबर है, इंडियन शिप का क्रू मेंबर है, और आप इंडिया का बाहर जा रहा है एम्प्लॉयमेंट के लिए, इन अबव 3 कंडीशंस, फर्स्ट बेसिक कंडीशन अगर आपका फुलफिल हो रहा है, तब आपको हम लोग रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट बोल के मान लिया जाएगा। एडिशनल कंडीशन हम लोग को नहीं देखना है। ठीक है। अगर आप कौन है, इंडियन, इन तीनों में आपको क्या होना पड़ेगा, इंडियन से होना पड़ेगा, इंडियन सिटीजन होना पड़ेगा। आप कहां पे आ रहे हैं, विजिट टू इंडिया, जो सानिया मिर्जा कर रहा है, तो आपको रेसिडेंट का खाली देखना है, बाकी सब नहीं देखना है, खाली B1 पहला वाला बेसिक कंडीशन देखना है। फिर आप कौन है, क्रू मेंबर है, क्रू मेंबर ऑफ इंडियन शिप। शिप अगर बाहर का शिप हो गया तो नहीं होगा, कहां का शिप होना पड़ेगा, इंडियन शिप होना पड़ेगा। आप कौन होना पड़ेगा, इंडियन सिटीजन होना पड़ेगा, तब जाके ही आपको बेसिक कंडीशन में खाली पहला वाला देखना है, अदरवाइज बाकी बेसिक कंडीशन नहीं देखना है और एडिशनल कंडीशन नहीं देखना है। फिर आप अगर एम्प्लॉयमेंट के लिए अगर बाहर पे जा रहा है, तब आपको ओनली बेसिक कंडीशन हम लोग को देखना पड़ेगा। ठीक है। फिर यहां पे क्या बोला है कि आपको जब भी आप इंडिया से निकल के जा रहे होंगे और आपको रेसिडेंशियल स्टेटस हम लोग को चूज करना है, कैलकुलेट करना है,
यहाँ पे हम लोग ने क्या बोला कि आपको आउट ऑफ 4 ईयर्स आपको 365 डेज रहना है, प्रीवियस ईयर में आपको 60 डेज रहना है, तो आपको डेज काउंट करना रहेगा। क्या करना रहेगा कि आप इंडिया में कितना दिन है वो डेज में काउंट करना पड़ेगा। अगर आप इंडिया से जब भी बाहर निकल के जाएंगे तब आपको क्या करना पड़ेगा, बोथ एंट्री का डेट और डिपार्चर का डेट दोनों को ही लेना पड़ेगा। आप बोला कि हम एंट्री का डेट, डिपार्चर का डेट नहीं लेगा, एंट्री का डेट लेगा, नहीं होगा। आपको दोनों का ही डेट, एंट्री और डिपार्चर का डेट को भी इंक्लूड करना रहेगा। मतलब आप जब एंट्री करेंगे तब भी इंडिया में था और जब डिपार्चर करेंगे उस दिन भी इंडिया में ही रहा होगा बोल के मान के चलेंगे। ठीक है। और क्या बोला, स्टे आपको कंटिन्यूअस नहीं होने से भी रहेगा कि आप अगर बीच में मई में हम पूरा मई रह गया, जून में हम 15 डेज रह गया, फिर आपको अगस्त में हम 30 डेज रह गया, तो ऐसा भी अगर रहता है तब भी आपको सबको ऐड ऑन करके जाना रहेगा। कंटिन्यूअस आपको स्टे रहना नेसेसिटी नहीं है। तो ये वाला समरी आपको देखना है। फिर ये वाला अगर आप समझ गया तो फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे अभी। चलिए आप लोग देखिए, हम 2 मिनट में आ रहे हैं। तो आप लोग आ जाइए इलास्ट्रेशन नंबर 5 में आ जाइए। आप लोग का बुक का इलास्ट्रेशन नंबर 5, पेज नंबर 31। डीम रेसिडेंट हम लोग अभी थोड़ा देर में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। पेज नंबर कौन सा था आपका? 31। आप लोग क्वेश्चन एक बार देख लीजिए तब तक। ठीक है। चलिए ये वाला करते हैं अभी। यहाँ पे कौन है? चलिए यहाँ पे तो मेरा अलग आ गया। इलास्ट्रेशन 5 था। 5 में क्या था क्वेश्चन में? कुछ एनडी बोल के है क्या? कौन सा पेज नंबर कितना में है? 31 है ना? चलिए यहाँ पे कौन है? एक ब्रिटिश नेशनल है। सिटीजन किसका है? ब्रिटिश है। तो सिटीजनशिप में हम लोग को कंसंट्रेट करना है या नहीं करना है? नहीं करना है। एनडी है जो कहाँ पे आ रहा है? इंडिया में आ रहा है फॉर द फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर क्या है? 18-19 में आया है इंडिया में। और ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2018-19, 19-20, 2021, 21-22, 22-23, तो आपको 2018 में फाइनेंशियल ईयर ही देखना है हम लोग को। तो आपको 18-19 में कितना दिन रहा है वो? 55 डेज। 19-20 में कितना रहा है वो? 60 डेज। 20-21 में आपको कितना दिन रहा है?
21 22 में 160 और 22 23 में 70 डेज ये है। तो आपको क्या बोला गया है कि फॉर द असेसमेंट ईयर 23-24 आपको उसका रेसिडेंशियल स्टेटस लेना है। हम लोग रेसिडेंशियल स्टेटस जो रहता है किसका बेसिस में निकलता है? प्रीवियस ईयर के बेसिस में। प्रीवियस ईयर कौन सा है? 22-23 में पहला कंडीशन क्या था? बेसिक कंडीशन क्या था कि 182 डेज इन द प्रीवियस ईयर आपको रहना चाहिए था। तो 182 डेज रह रहा है, पहला कंडीशन नहीं हुआ है। अगर पहला कंडीशन आपका फुलफिल नहीं हुआ है तो वो नॉन रेसिडेंट हो गया क्या? हुआ है या नहीं हुआ है? पहला, हाँ नहीं, पहला जो आपका 6-1 में जो पहला बेसिक कंडीशन था वहां पे आपको 1 और 2 में से दो कोई भी एक को फुलफिल करना था। तो पहला वाला तो फुलफिल नहीं हुआ, तो हम लोग छोड़ देंगे क्या? नहीं छोड़ेंगे, हम लोग दूसरा वाला में जाएंगे। तो दूसरा वाला में पहला क्या था कि इन दी प्रीवियस ईयर आपको 60 डेज से ज्यादा रहना था। तो 60 डेज से तो ज्यादा है, और उसका साथ में एंड भी था, एंड 365 डेज प्रीवियस 4 ईयर्स। तो प्रीवियस ईयर 4 ईयर्स में आपको कैलकुलेट करना है 55 + 60 + 80 + 160 आपका 365 डेज होता है या नहीं होता है? नहीं होता है, तो 355 होता है। तो ये कौन हो गया अभी? नॉन रेसिडेंट हो गया। ठीक है, फिर अभी हम लोग आ जाएंगे 6 सबसेक्शन 1A में आएंगे। कौन सा वाला है अभी आपका? डीम्ड रेसिडेंट है, कि जिसको हम लोग रेसिडेंट बोल के मानेंगे, एक्चुअल में वो रेसिडेंट नहीं भी हो सकता है। तो यहां पे एक दो चीज आपको पहले ही देखना पड़ेगा कि वो क्या होना पड़ेगा। इंडियन सिटीजन है और आपको भी यहां पे इंडियन होना पड़ेगा। डीम्ड रेसिडेंट किसको मानेंगे? कि कोई भी पाकिस्तानी को तो मान नहीं लेंगे कि पैसा आपका पास बहुत है तो आप इंडिया का सिटीजन है। ऐसे तो पैसा ज्यादा होगा बहुत जाने से तो सब लोग को ही ले लेगा, तो आपको इंडियन सिटीजन नहीं मानेंगे। तो मोदी साहब ने बोला कि कोई भी इंडियन हो, इंडिया का सिटीजन हो, उसको हम लोग भाई बोल के मानेंगे। कैसे भाई बोल के मानेंगे? भाई बोल के मान के उसी का लेकिन काट देंगे। कैसे? रेसिडेंट है, टैक्स तो देना पड़ेगा। तो चलिए, भाई भाई बोल के क्या बोला कि कोई भी एक इंडिविजुअल होना पड़ेगा। कोई भी एक इंडिविजुअल है जिसका पैदाइश कहां पे हुआ था? इंडिया में हुआ था, तो इंडिया का सिटीजन है। आप इंडिविजुअल है, इंडियन है, और आपका टोटल इनकम अदर देन, मतलब जो भी इनकम होता है टोटल इनकम में खाली इंडियन इनकम पकड़ना है, अदर फॉरेन इनकम, बाहर का इनकम सबको इंक्लूड नहीं करना है। इंडिया का इनकम, कोई भी इंडिविजुअल है, इंडियन सिटीजन है, और उसका टोटल इनकम फ्रॉम इंडिया इज मोर देन 15 lakhs है ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर, उसको हम लोग इंडिया का रेसिडेंट बोल के मान लिया जाएगा। कोई ही नहीं मैटर नहीं करता है उसमें। क्या मैटर करता है? पैसा। तो पैसा, अपना सपना मनी मनी में बोल रहे हैं, जिसका पैसा वो सबका बाप। तो पैसा है तो उसको लाओ इंडिया में। तो कोई भी एक इंडिविजुअल है, इंडिया का सिटीजन है, और उसका इंडियन इनकम, टोटल इनकम में क्या आएगा? ओनली इंडियन इनकम आएगा। अगर आपका इंडियन इनकम क्या है? 15 लाख से ज्यादा है इन द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर, और आप इंडिया में नहीं रहता है, तब भी आपको इंडिया का रेसिडेंट बोल के मान लिया जाएगा। और आपका टोटल जो भी इनकम आता है, ग्लोबल इनकम को भी इंडिया में ही टैक्स लगा दिया जाएगा। ठीक है। इफ, और भी एक कंडीशन दे दिया हमने, क्या बोले कि इंडिया में टैक्स लगा देगा उसको। इफ ही इज नॉट लाइबल टू पे टैक्स इन एनी अदर कंट्री, अगर बाहर का कंट्री में अगर उसको टैक्स देना नहीं पड़ रहा है, तब जाके ही हम लोग इंडिया का सिटीजन या डीम्ड रेसिडेंट बोल के मानेंगे। अगर उस इंसान का इंडियन इनकम 15 लाख है, वो इंडिविजुअल है, इंडियन सिटीजन है, लेकिन उसका अगर टैक्स बाहर पे लग चुका है, तब हम लोग उसको डीम्ड रेसिडेंट बोल के नहीं मानेंगे। If he is not liable to pay tax in any other country or territory by reason of his domicile or residence, अगर बाहर पे टैक्स नहीं दिया है तो इंडिया में तो टैक्स दो, तो टैक्स कहीं पे भी लगेगा। तो हम लोग कहाँ का टैक्स देखे रहे? खाली इंडिया का टैक्स देखेगा, बाहर में क्या लग रहा है मतलब नहीं हम लोग को। फिर सेकेंड वाला में कौन है? कि कोई भी एक इंडिविजुअल है, इंडियन सिटीजन है, और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन,
पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन क्या है? आप लोग को ये चीज बताना है कि आपको आर रेसिडेंट जानना है, नॉन रेसिडेंट जानना है, आर एन ओ आर, आर एन एन ओ आर, और क्या था? डीम्ड रेसिडेंट था। फिर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, एन आर आई, ओ सी आई, ये सब चीज का आपको डेफिनेशन देखना है कि पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कौन है। तो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कौन है? जिसका माता पिता कौन हुआ होगा? इंडिया का हुआ होगा, वो लड़का भी बाहर पे भी पैदा हुआ हो सकता है। तो कोई भी एक इंडिविजुअल है, इंडियन सिटीजन है, या उसका ओरिजिन कहाँ पे था? इंडिया में रहा होगा, और उसका इंडिया का इनकम अगर 15 लाख से ज्यादा है, तब हम लोग उसको इंडिया का रेसिडेंट बोल के मानेंगे। लेकिन यहाँ पे और एक कंडीशन है कि यहाँ पे आपको इन द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर, हम लोग ने पहले क्या देखा था कि हम लोग को कितना साल रहना पड़ेगा? 180 डेज से ज्यादा रहना पड़ेगा। यहाँ पे 120 डेज, 60 डेज का डिस्काउंट दे दिया इनको कि आप 15 लाख रुपए कमा के लाओ इंडिया से, आपको 60 डेज का डिस्काउंट दे देगा। ठीक है, और इन प्रीवियस 4 इयर्स आपको 365 डेज रहना पड़ेगा इन दी रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। आप इंडिया का इंडिविजुअल है, इंडियन सिटीजन है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, आपका टोटल इनकम अदर देन फॉरेन इनकम 15 लाख से ज्यादा है, आपको इंडिया का रेसिडेंट माना कब जाएगा? तब माना जाएगा कि जब आपका टोटल इनकम 15 लाख से ज्यादा होना पड़ेगा, और स्टे इन इंडिया इन दी प्रीवियस ईयर इज मोर देन 120 डेज, एंड बोला है कि नहीं? एंड बोला है और नहीं बोला है, एंड इन दी प्रीसीडिंग 4 प्रीवियस ईयर आपका 365 डेज से ज्यादा रहना पड़ेगा। हाँ, 120 डेज से ज्यादा रह सकता है, लेकिन 180 डेज से कम रहना पड़ेगा। इंडिया का रेसिडेंट हो ही गया, बाय डिफॉल्ट हो गया, वो आपको करेक्ट बोला। डेफिनेशन डीम्ड रेसिडेंट होगा, और डीम्ड रेसिडेंट को हम लोग RNOR बोलेंगे। रेसिडेंट है लेकिन वो नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट होगा, क्योंकि उसका लिए हम लोग तो एडिशनल कंडीशन जो था वो तो हम लोग नहीं देख रहे, तो वो रेसिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट होगा। ठीक है, चलिए इसको आपको छोटा करना पड़ेगा। ये आप कौन है? एक इंडिविजुअल है, कोई भी एक इंडिविजुअल, आपको पहले ये कंडीशन देखना है। अगर आपको ये टेबल याद आ गया तो बाकी सब भी समझ में आ जाएगा। आपको पहले चेक करना है कि आप इंडिया में 60 डेज से ज्यादा रह रहा है कि नहीं इन दी रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। रह रहा है। पहला हम लोग का कंडीशन क्या था? बेसिक कंडीशन बताइए तो आप लोग। बेसिक कंडीशन क्या क्या था आपका? 182 डेज से ज्यादा और 60 डेज से ज्यादा एंड 365 डेज आउट ऑफ 4 इयर्स। फिर हम लोग का क्या था एडिशनल कंडीशन में? 2 आउट ऑफ 10 प्रीवियस ईयर और एंड 735 आउट ऑफ 7 इयर्स, ये थे। तो यहां पे 60 डेज वाला कंडीशन आ रहा है कि नहीं? हम जो क्वेश्चन पूछा है कि इंडिया में आप प्रीवियस ईयर में 60 डेज से ज्यादा है कि नहीं? है। आपने क्या बोला? है। तो अगर आप इंडिया में 60 डेज से कम रह रहा है, अगर आप इंडिया में 60 डेज से ज्यादा रह रहे हैं तो आप रेसिडेंट हो जाएगा, हो जाने का चांसेस है आपका। लेकिन आप इंडिया में 60 डेज से कम रह रहा है, तो आप अगर इंडिया में 60 डेज से कम रह रहा है, ये वाला तो फुलफिल हुआ नहीं, ये वाला भी फुलफिल नहीं हुआ, आप कौन हो गया? नॉन रेसिडेंट हो गया। प्रॉब्लम है यहाँ पे? नहीं है। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा। ये पहला क्वेश्चन खत्म है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आप इन दी रेलेवेंट प्रीवियस ईयर 182 डेज इंडिया में रहा है कि नहीं? 182 डेज से अगर इंडिया में ज्यादा रहा है तो आप कौन है? रेसिडेंट है। ये भी फुलफिल हो गया मेरा। फिर अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा कि आप जो है नॉन रेसिडेंट है क्या? 9 आउट ऑफ 10 प्रीवियस ईयर। 9 आउट ऑफ 10 प्रीवियस ईयर में कहा कौन सा कंडीशन था?
एडिशनल कंडीशन था हम लोग का। एडिशनल कंडीशन में क्या बोला गया था कि आउट ऑफ 10 प्रीवियस ईयर आपको मिनिमम 2 इयर्स कहाँ पे रहना पड़ेगा, इंडिया में रहना पड़ेगा, तब आप रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट होगा। अगर आपने बोल दिया कि हम आउट ऑफ 10 प्रीवियस ईयर 9 साल क्या है हम इंडिया में नॉन रेसिडेंट था, इंडिया में 9 साल ही नॉन रेसिडेंट था, तब हम रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट होगा या रेसिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट होगा, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट होगा। ये समझ में आया या नहीं आया? यहाँ पे 2 साल रहने बोला था, आप तो यहाँ पे 1 साल इंडिया का रेसिडेंट है, बाकी 9 साल आप नॉन रेसिडेंट है। ये समझ में आ रहा है आपको? नॉन रेसिडेंट आपको पूछा गया है कि आप आउट ऑफ 10 प्रीवियस ईयर 9 साल आप इंडिया का नॉन रेसिडेंट है, इंडिया का नॉन रेसिडेंट है। अगर आप 9 साल ही नॉन रेसिडेंट हो गया है तो आप कौन हो जाएगा, रेसिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। आपको अगर यहाँ पे बोलता है कि आप नॉन रेसिडेंट है 8 आउट ऑफ 10 प्रीवियस ईयर अगर होता है तो आप क्या हो जाएगा, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, क्योंकि आप 2 साल इंडिया का तो है। फिर उसका बाद में सब्जेक्ट टू दिस कंडीशन है, ठीक है, ये समझ में आया आपको? फिर आपने बोला कि ना हम नॉन रेसिडेंट नहीं था, आउट ऑफ 10 प्रीवियस ईयर 9 साल हम नॉन रेसिडेंट नहीं था, हम इंडिया का रेसिडेंट था आपने बोला। तो फिर आपको सेकंड कंडीशन पूछा जाएगा, क्योंकि आपने ये कंडीशन तो फुलफिल कर दिया है। फिर सेकंड में आपको पूछा जाएगा कि आप इंडिया में 730 डेज से कम इंडिया में रहा है कि नहीं। अगर आप इंडिया में 730 डेज से कम रहा है तब आप रेसिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, अगर आप उससे ज्यादा रहा है रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट। तो ये पोर्शन में हम लोग का खत्म है। फिर हम लोग यहाँ पे आ गया कि हम 182 डेज से इंडिया में ज्यादा रहा है कि नहीं। अगर रहा है हम रेसिडेंट, नहीं रहा है तो हम, फिर ये क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि आपको हम लोग ने क्या बोला था कि आपको अबव 3 कंडीशंस था। पहले फिर से हम लोग को एग्जाम्पशन का 3 कंडीशन था। आप इंडियन सिटीजन होना पड़ेगा, आपको विजिट में आना पड़ेगा, इंडियन शिप का क्रू होना पड़ेगा, और आप क्या है काम के लिए फॉर वर्क आप इंडिया का बाहर पे जा रहा है। ये 3 कंडीशन आपको पूछा जाएगा। यहाँ पे क्या है, आप कौन है, आप इंडिया का सिटीजन है, आप एम्प्लॉयमेंट के लिए बाहर पे जा रहे हैं, आप क्रू मेंबर ऑफ एन इंडियन शिप है या नहीं है। अगर आप क्रू मेंबर ऑफ एन इंडियन शिप है तब आप क्या हो गया, रेसिडेंट होगा या नॉन रेसिडेंट होगा। अगर आप कौन है, इज ही एन इंडियन सिटीजन लिविंग इंडिया, अगर आप है तो आप कौन हो गया, रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट है। आप छोड़ के चला जा रहा है, आपको इंडिया में आने का बात में पूछ रहा था। उसमें तो हम लोग क्या पूछ रहा था, उसमें हम लोग को 182 डेज का तो चेक करना था। इसने क्या बोला ना, हमें 182 डेज में नहीं रहता है। अगर हम 182 डेज में नहीं रहता है, पकड़ लीजिए, आपको ये यहाँ पे क्या पूछ रहा है, आप मान लीजिए आप इंडिया में विजिट करने के लिए आया था। आप क्या करने के लिए थे, इंडिया विजिट करने के लिए आया था। अगर आप इंडियन सिटीजन हैं और आप इंडिया विजिट करने आया हैं और आपका रेसिडेंशियल स्टेटस हम लोग को चेक करना है, तब हम लोग को क्या करना चाहिए था, ओनली बेसिक जो भी कंडीशन था उसका पहला वाला ही कंडीशन हम लोग को चेक करना था, दोनों कंडीशन चेक करना नहीं था। तो पहला वाला कंडीशन क्या था, 180 डेज से ज्यादा वाला। यहाँ पे तो ऑलरेडी आपने बोल दिया कि हम इंडिया में 180 डेज से ज्यादा नहीं रहा है। अगर हम 180 डेज से ज्यादा रहा है तो हम रेसिडेंट हो ही जाता है। अगर नहीं रहा है हम क्या है, नॉन रेसिडेंट है। फिर आप इंडियन सिटीजन है कि नहीं, आप कौन है, इंडियन सिटीजन है कि नहीं, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है कि नहीं। ये किसका लिए जाना चाहता है, आप इंडियन सिटीजन और हाँ वो 15 लाख डीम्ड रेसिडेंट के लिए। अगर आप इंडियन सिटीजन है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, तब आपको पूछा जाएगा आप 15 लाख से ज्यादा कमाता है कि नहीं। अगर आपने बोला 15 लाख से ज्यादा कमा रहा है तब आप इंडिया का रेसिडेंट हो सकता है। और फिर और एक कंडीशन पूछा जाता है, अगर आप पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन भी हो गया तब आपको पूछा जाता है कि आप इंडिया में 120 डेज से ज़्यादा रहा है कि नहीं, और इन दी प्रीवियस 4 ईयर्स 365 डेज से ज़्यादा रहा है कि नहीं। अगर आपने बोला हाँ रहा है तो हम रेसिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो जाएगा, और अदरवाइज हम नॉन रेसिडेंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये अगर आपको चार्ट अगर आपको समझना है तो ये इजी होगा आपके लोग के। ठीक है, नेक्स्ट क्लास क्या था आप लोग का, तो चलिए आज को ये वाला खत्म कर देते हम लोग। ठीक है,
आपको अभी किसका लिए देखना था, आपने इंडिविजुअल आपको खत्म कर दिया अभी, फिर आपको देखना था कि आपको क्रू मेंबर का कौन है, आप एक शिप का आप क्या है, क्रू मेंबर है। अभी ये शिप इंडियन शिप है या नहीं है उसको नहीं देखना है। तो आप अगर इंडियन शिप है तो आपका लिए क्या कंडीशन था, 180 डेज वाला कंडीशन था। लेकिन यहाँ पे 180 डेज वाला कंडीशन कब नहीं मानेंगे, जब वो शिप इंडिया का नहीं हो। अगर इंडिया का शिप हो तब हम 180 डेज का क्लोज टू देखेंगे। यहाँ पे हम लोग इंडिया का शिप नहीं है और हम लोग क्या है, उस शिप का कौन है, क्रू मेंबर है। तब हम लोग को क्या देखना पड़ेगा कि आप इंडिया में, इंडिया का बाहर कितना दिन रहा है। फॉर डिटरमाइनिंग पीरियड ऑफ स्टे इन इंडिया द फॉलोइंग पीरियड शेल नॉट बी इंक्लूडेड। मतलब आप इंडिया में कितना दिन रहा है वो तो आपको इंडिया में पता ही रह जाएगा कि आप इंडिया में घुसा है तो उसको इंक्लूड करना ही रहेगा, लेकिन इन दोनों चीज को आपको इंक्लूड नहीं करना है। किन दोनों को इंक्लूड नहीं करना है कि आपने जहां पे डिस्चार्ज का सर्टिफिकेट साइन कर दिया, किसका, डिस्चार्ज का सर्टिफिकेट साइन किया। डिस्चार्ज मतलब क्या है कि हमने डिस्चार्ज सर्टिफिकेट साइन किया है और हम आई एम एबल टू बोर्ड दी क्या है, शिप। डिस्चार्ज सर्टिफिकेट जिस दिन साइन कर दिया, हम शिप में बोर्ड कर दिया, तो मतलब हम इंडिया से निकल गया है, तो उसको इंक्लूड नहीं करना है। और जिस दिन को हम डिस्चार्ज सर्टिफिकेट करके इंडिया में घुसेगा उस दिन को भी इंक्लूड नहीं करना है। हमने क्या बोला था पहले में कि आपको एंट्री का भी डेट इंक्लूड करना है और डिस्चार्ज का भी इंक्लूड करना है, लेकिन क्रू मेंबर ऑफ ए शिप में आपको एंट्री जिस दिन साइन करेगा उस डेट को इंक्लूड नहीं करना है, और जिस दिन आप इंडिया में घुसेगा साइन करने का बाद उस दिन को भी नहीं पकड़ना है। ठीक है, चलिए बाकी आप लोग देख के आइए। इलास्ट्रेशन नंबर आप लोग को देखना है, इलास्ट्रेशन नंबर 7 तक आप लोग देख के आइए।